सो वंस अगेन वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत है ऑलराउंडर बीएसएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेस्ट मॉडल पेपर के बारे में। हाँ जी, इसी प्रकार का क्वेश्चन पेपर आपको इस साल के एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो भाई वीडियो को लास्ट तक देखना, और आप अगर यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए बच्चों, बात करते हैं आज के हमारे सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में। हाँ जी, सबसे पहला सेक्शन मेंटल एबिलिटी मतलब कि मानसिक योग्यता का हमारा सबसे पहला सेक्शन होता है, जहां पर हमें ओड मैन आउट मतलब कि असंगत को छांटना होता है। तो यहां पर सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों देखिए, ओड मैन आउट मतलब कि असंगत को छांटना, वो ऑप्शन हमें चूज करना है जो सबसे भिन्न है, सबसे डिफरेंट है। तो बच्चों यहां पर सबसे डिफरेंट कौन सा है बच्चों, जल्दी से बताइए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। हाँ जी बच्चों, देखिए क्या होगा, यहां पर देखिए दो स्क्वायर है, ठीक है, एक और दो। अब दो स्क्वायर है, यहां पर देखिए कितने स्क्वायर है बच्चों, यहां पर दो स्क्वायर है, यहां पर एक सर्किल है, यहां पर दो सर्किल है, यहां पर दो ट्रायंगल है। तो बच्चों देखिए दो दो दो, लेकिन यहां पर सिर्फ क्या है, एक ही है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं दूसरे हमारे क्वेश्चन के बारे में, सेकंड नंबर क्वेश्चन के बारे में। यहां पर एक सर्किल है बच्चों, चारों ऑप्शन में सर्किल है, मतलब कि एक वृत्त है, गोला है। यहां पर बच्चों आप देखिए, सबसे पहले सर्किल के अंदर चार लाइनें हैं। कितनी लाइनें बच्चों, चार। यहां पर तीन लाइनें हैं, यहां पर एक दो तीन चार पांच लाइनें हैं, यहां पर एक दो तीन चार पांच छह सात लाइनें हैं। तो बच्चों आपको यहां पर क्या चीज देखने को मिल रही है बच्चों, देखिएगा, यहां पर चार है, तीन है, पांच है, सात है। तीन, पांच और सात ये सब ओड नंबर है बच्चों। क्या है, ओड नंबर मतलब कि विषम संख्या है। लेकिन चार क्या है बच्चों, इवन नंबर है, सम संख्या है। दैट्स वाई ए अपना सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे तीसरे क्वेश्चन के बारे में, थर्ड क्वेश्चन के बारे में। यहां पर बच्चों आपको क्या देखने को मिल रहा है, जल्दी से मुझे बताइएगा, यहां पर आपको क्या देखने को मिल रहा है। देखिए ये जो ड्रेस है, ये जो है पूरी बॉडी के ऊपर पहनी जाती है, मतलब कि हाथ पैर सबके ऊपर ये पहनी जाती है। ये जो है ये भी जो है, मतलब कि मैं यहाँ पर है ना, जो अपनी ह्यूमन बॉडी होती है उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके दो भाग आप मान लीजिए, एक तो ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो ये वाले जो है ये पूरे भाग में पहनते हैं, ये नीचे वाले भाग में पहनते हैं, ये ऊपर वाले भाग में पहनते हैं। लेकिन इसका कोई इतना मतलब वो नहीं है कि भाई ये पूरा ऊपर वाले भाग में सिर्फ ये पहन लो या फिर पूरा नीचे वाले भाग में इसको पहन लो, है ना। तो दैट्स वाई डी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे चौथे क्वेश्चन के बारे में, फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। यहां पर देखिए बच्चों ए ई आई ओ यू, ये जो है वोवल्स होते हैं। तो ए एक वोवल है, बाकी कोई भी वोवल नहीं है, मतलब कि जो स्वर होते हैं वोवल्स वो नहीं है। तो ए अपना सही उत्तर हो गया, बाकी कोई भी वोवल नहीं है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे सिमिलर फिगर्स वाले क्वेश्चंस के बारे में, समान आकृतियों वाले क्वेश्चंस के बारे में। बच्चों इसमें देखिए सबसे पहला प्रश्न, बच्चों उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, जल्दी से बताइए। देखिए बच्चों इसके जैसा का जैसा डायग्राम कौन सा है, इसके जैसा का जैसा डायग्राम इनमें से कहां पर आपको देखने को मिल रहा है। देखिए बच्चों ऑप्शन नंबर बी, एकदम सेम हो रहा है, मैच हो रहा है, कॉपी है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं छठे क्वेश्चन के बारे में, सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन के बारे में। बोनस क्वेश्चन है ये, बोनस मार्क्स वाले क्वेश्चंस। ये जो क्वेश्चंस है चार क्वेश्चन, ये किसी से भी गलत नहीं होंगे, मुझे पता है। हर बच्चा 100% इसमें आपका स्कोर बनने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जिस बच्चे ने इन क्वेश्चंस में गलती की उसका सिलेक्शन तो भाई भूल ही जाना, ठीक है। तो भाई बच्चों बताइए इसमें क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। देखिए सेम का सेम कौन सा दिख रहा है, डी वाला, एकदम सेम देखना है अपने को कि भाई सेम का सेम कौन सा दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है, जो कि मैच कर रहा है। आइए बच्चों बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन के बारे में, सातवें हमारे क्वेश्चन के बारे में। इसके जैसा के जैसा कौन सा दिख रहा है ये अपने को बताना है। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी, कौन सा आंसर अपना सही हो सकता है बच्चों, जल्दी से बताइए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है बच्चों। देख लीजिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, दोनों के दोनों सेम है। आइए बच्चों बात करते हैं आठवें क्वेश्चन के बारे में, एट्थ नंबर क्वेश्चन के बारे में। बच्चों क्या होगा इसका उत्तर, जल्दी से बताइए, मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, क्या होगा इसका उत्तर। देखिए बच्चों इसके जैसा का जैसा अपने को दिखाना है, इसके जैसा के जैसा। देखिए ना तो ये मैच कर रहा है, क्योंकि देखिए ये इस प्रकार से दोनों ऑपोजिट में जा रहे हैं ना, लेकिन यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है, तो ये भी गलत हो गया।
ये भी गलत हो गया। ये वाला देखिए बच्चों बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल भी मैच कर रहा है, दैट्स व्हाई ये एकदम सही उत्तर हो जाता है। बच्चों नेक्स्ट हम बात करते हैं पैटर्न कंप्लीशन के बारे में। पैटर्न को पूरा करना, पैटर्न कंप्लीशन विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन, अपने को ये सब बताना है विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन पैटर्न को कैसे पूरा किया जा सकता है दिशा को बिना परिवर्तित किए। देखिए बच्चों सबसे पहला पैटर्न कंप्लीशन का क्वेश्चन हमारे सामने है। बच्चों यहां पर क्या आएगा, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये अपने को बताना है। देखिए बच्चों सबसे पहले मैं यहां पर एक लाइन खींचता हूं तो ये पैटर्न यहां पर पूरा हुआ, फिर ये वाला यहां से मैं खींचता हूं तो ये भी पूरा हो गया, फिर मैं सीधी लाइन खींचता हूं तो ये भी पूरा हो गया, एंड फिर क्या है बच्चों ये देखिए। अब इस प्रकार का डायग्राम जहां कहीं पर भी बन रहा है वही अपना करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बच्चों क्या होगा यहां पर अपना सही आंसर, जल्दी से बताइए बच्चों कौन सा दिख रहा है इसकी जैसा। वाह भाई वाह, वंडरफुल, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही उत्तर हो रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही उत्तर हो रहा है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 10वें क्वेश्चन के बारे में, 10th नंबर क्वेश्चन के बारे में। यहां पर बच्चों देखिए ऑपोजिट में है ना, तो ऑपोजिट में मैं क्या करता हूं बच्चों, ऐसा कैसा डायग्राम बनाता हूं, ये ले जी भाई बना दिया मैंने, यहां पर ये गोले बना दिए, चलिए भाई यहां पर भी ये बना दिया, चलो भाई बना दिया, और यहां पर ये लाइन खींच दी। अब इसका आंसर क्या होगा ये अपने को बताना है बच्चों, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। मैं यहां पर क्या करता हूं, इसको जो है उठाकर यहां पर रख के, अब बताइए बच्चों ऐसा कैसा कौन सा दिख रहा है, जल्दी से मुझे बताइए ऐसा कैसा कौन सा दिख रहा है अपने को। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 10वें के बाद 11वें क्वेश्चन के बारे में। 11वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो बच्चों देखिए यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर मैं जो है एक इस प्रकार से लाइन मैंने खींचा, फिर मैंने ये जो गोला है इस गोले को बनाया, एक सेकेंड इस गोले को बनाते हैं, फिर इसके बीच वाले गोले को बनाया मैंने, फिर यहां वाले गोले को बनाया मैंने, यहां वाले को बनाया, यहां वाले को भी बना दिया, फिर इनके बीच में जो लाइन है उनको भी मैंने खींच दिया, एंड फिर मैं इसको इस प्रकार से कर लेता हूं। तो अब बच्चों मुझे ये ऐसा का ऐसा डायग्राम कहां पर देखने को मिल रहा है ये मुझे बताइए बच्चों, क्या होगा बच्चों इसका उत्तर, जल्दी से मुझे बताइएगा। सेम का सेम अपने को यहां पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, क्योंकि देखिए यहां पर है ना लाइन नहीं है, यहां पर भी कोई लाइन नहीं है, यहां पर भी कोई लाइन नहीं है। वैसे ये दोनों ऑप्शन लगभग सेम है, लगभग तो क्या भाई पूरे सेम ही है, तो इस प्रकार की मिस प्रिंटिंग हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने को एग्जैक्ट जो अपना आंसर है उसके ऊपर फोकस करना है, एग्जैक्ट आंसर है अपना ए। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 12वें क्वेश्चन के बारे में। 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ये अपने को बताना है। देखिए बच्चों क्या होगा, यहां पर मैं क्या करता हूं कि इसको इस प्रकार से कंप्लीट करता हूं, एंड इसको मैं इस प्रकार से देखिए इस प्रकार से कंप्लीट करता हूं, इसको मैं यहां से जो है ये इसको फिलअप कर देता हूं मैं, ठीक है, ये इसको भर देता हूं मैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ये देखिए ये भर दिया, ठीक है। फिर पीछे क्या है बच्चों, इस प्रकार से यहां पर अपने को एक सेकेंड यहां पर मुझे क्या करना है, ये इस प्रकार से इसको भी भर देना है, ठीक है। तो ये मैंने इसको भी जो है ब्लैक कर दिया यहां पर, ठीक है। अब इसको ब्लैक करने के बाद मैं यहां पर इसको भी पूरा कर लेता हूं। अब बच्चों क्या होगा, देखिए अब बच्चों मेरे सामने ऐसा डायग्राम बन रहा है, तो ऐसा कौन सा डायग्राम है बच्चों, जल्दी से बताइए, आपके आंसर का वेट कर रहा हूं मैं। कौन सा आंसर होगा अपना, ऑप्शन नंबर सी, हाँ जी ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट के बारे में, जो कि है सीरीज वाला पार्ट बच्चों, श्रृंखला वाला। हाँ जी श्रृंखला के बारे में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, सीरीज वाले क्वेश्चंस आप जानते ही होंगे कि भाई किस प्रकार से सॉल्व होते हैं, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों सीरीज वाले क्वेश्चंस में देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों, देखिएगा सबसे पहले क्वेश्चन में हमने इसको इस प्रकार से रोटेट किया, तो यहां पर हम, अच्छा ये सीरीज वाले क्वेश्चन है, लेकिन चलिए ये है ना, ये क्वेश्चन आप इसको ना वर्गीकरण वाले में भी ले सकते हैं। वर्गीकरण जो होता है आपका, जिसको हम एनालॉजी कहते हैं ना, ये वाला क्वेश्चन भी है, या फिर आप इसको सीरीज वाला भी मान सकते हैं, क्योंकि सीरीज वाला और ये लगभग सेम रहते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए सबसे पहले इसने इसको इस प्रकार से घुमाया, इसने भी घुमाया, तो इसको क्या करेंगे, इसको भी इस प्रकार से घुमा देंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, डी अपना एकदम सही उत्तर
हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, 14वें क्वेश्चन के बारे में, 40th नंबर क्वेश्चन के बारे में। यहां पर बच्चों देखिए सबसे पहले एक गोला था, फिर 3 गोले हो गए, फिर 5 गोले हो गए। तो बच्चों देखिए हो क्या रहा है भाई, हो क्या रहा है, पहले एक था फिर 3 हुए, 1 3 5, मतलब कि हर बार 2-2 सर्किल्स बढ़ रहे हैं, 2-2 गोले बढ़ रहे हैं, तो 2 गोले और बढ़ जाएंगे, मतलब कि 7 हो जाएंगे। तो बच्चों यहां पर देखिए हर किसी के पास 7 है, हर किसी के पास 7 है, तो भाई वो वाला कॉन्सेप्ट तो मेरा यहां पर फेल हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट भले ही फेल हो गया, लेकिन मैं क्या करता हूं, देखिए सबसे पहले गोला यहां था, फिर इसके नीचे आए, फिर इसके नीचे आए, तो नेक्स्ट क्या होगा, इसके भी नीचे आएंगे। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा बच्चों, डी हमारा एकदम सही उत्तर होगा, क्योंकि इस यूआई में, इस यूजर इंटरफेस में कोई चेंज नहीं आएगा, बस 2 गोले नीचे की साइड बढ़ जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हो रहा है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 15th नंबर क्वेश्चन के बारे में, 15वें प्रश्न के बारे में। देखिए बच्चों क्या हो रहा है, सिंपल सा फोकस कीजिए, यहां पर एक गोला है ब्लैक कलर का, फिर इसको यहां पर ले आए, फिर इसको यहां पर ले आए, तो नेक्स्ट क्या होगा, यहां पर आएगा। तो कुल मिलाकर अपना आंसर जो है वो यहां से, एक सेकंड इसको फिर से चेक करता हूं, एक सेकंड है ना, ये थोड़ा सा मैं एक सेकंड, ठीक है। देखिए बच्चों सबसे पहले यहां था, फिर यहां आया, फिर इसने 2 कदम लिया। देखिए बच्चों पहले यहां था, फिर इसने यहां ले लिया इसके अंदर, ठीक है, यहां आ गया। तो नेक्स्ट बच्चों क्या होगा, नेक्स्ट इसको उठाकर यहां पर ला सकते हैं, हाँ जी यहां पर ला सकते हैं। पहले इसने 1 कदम लिया, फिर 1 छोड़कर 2 कदम लिए, फिर 1 छोड़कर या तो तीसरे में लाएंगे या फिर 2 छोड़कर चौथे में लाएंगे। तो अपना उत्तर है बच्चों यहां पर डी अपना एकदम सही उत्तर आ रहा है, क्योंकि सबसे पहले यहां था, फिर यहां लिया, फिर 1 को छोड़ा यहां लिया, फिर 1 को छोड़कर यहां ले लो, बस सिंपल सी बात है। तो अपना उत्तर ये हो जाता है, कौन सा, डी अपना सही आंसर हो जाता है। बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस के बारे में, 16th नंबर क्वेश्चन के बारे में। 16वां प्रश्न क्या कहता है बच्चों, देखिए सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, क्या है, सबसे पहले इसको इस साइड रोटेट किया, तो ये इस प्रकार से घूम गया, तो ये वाला डॉट जो है ये डॉट यहां पर आ गया, फिर इसको फिर से रोटेट किया, तो ये वाला डॉट उठकर यहां आ गया, देख लीजिए, फिर से इसको रोटेट करते हैं बच्चों, तो क्या होगा, ये इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, एंड ये जो है सर्किल्स के अंदर तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा, लगभग सेम रहेंगे, ठीक है। और यहां पर ये जो डॉट है ये घूमकर यहां आ जाएगा। तो ऐसा डायग्राम बच्चों कहां पर बन रहा है, ऑप्शन नंबर, हाँ जी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि सारी पोजीशंस मीट कर रही है। हो सकता है कि ये थोड़ी सी पोजीशन यहां पर लो भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आंसर अपना मिल रहा है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पार्ट के बारे में, एनालॉजी वाला पार्ट, वर्गीकरण, मतलब कि जहां पर रिलेशनशिप होता है फर्स्ट एंड सेकंड के बीच में, वही रिलेशनशिप होगा थर्ड एंड फोर्थ के बीच में। तो आइए बच्चों बात करते हैं वर्गीकरण का सबसे पहला क्वेश्चन। बच्चों क्या कहता है, यहां पर देखिए एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में लाइंस को इस प्रकार से खींचा गया है। सेकेंड स्टेप में क्या किया, ट्राइंगल वैसा का वैसा है, लेकिन इसके नीचे और ऐसे एक बॉक्स बना के उसको इस प्रकार से बना दिया गया है। तो सेम थिंग बच्चों यहां पर क्या होगा, यहां पर भी जो है इस ट्राइंगल, इसके नीचे अगर कुछ हम और लेते हैं, मान लीजिए इसके नीचे और लेता हूं मैं ना, तो ट्राइंगल में अब देखिए दोनों लगभग, ये दोनों तो सेम हो गए ना, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी तो दोनों सेम हो गए। तो बी और डी इसमें से देखते हैं अपन, है ना, तो इसको नीचे लेंगे तो इस प्रकार से नीचे वाला भाग बढ़ जाएगा, और तो क्या है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से अपना भाग जो है ये बन जाएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 18वें क्वेश्चन के बारे में, 18th नंबर क्वेश्चन के बारे में। बच्चों यहां पर आप देखिए क्या हो रहा है कि इसके और इसके बीच में क्या रिलेशन है, कि इस स्क्वायर में डायगोनल्स बना दिए गए, 2 लाइनें, यहां पर भी 2 लाइनें बना दी गई हैं। तो इसके और उसके नेक्स्ट वाले में क्या होगा, देखिएगा कि इसने 2 लाइनें खींची थी, इसने क्या किया है कि इसको इस प्रकार से खींचा है, तो सर्किल के अंदर क्या होगा, वहां पर भी इसी प्रकार से लाइनें बनेगी। तो भाई ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है, क्योंकि जो रिलेशन फर्स्ट एंड सेकंड में है वही रिलेशन थर्ड एंड फोर्थ में होगा। फर्स्ट एंड सेकंड में क्या हो रहा है कि इस प्रकार से 2 लाइनें खींची गई है, तो थर्ड एंड फोर्थ में भी वही होगा। थर्ड में क्या हुआ, 2 लाइनें इस प्रकार से खींची गई है, तो फोर्थ में भी दोनों लाइनें ऐसे ही खींची जाएगी। आइए बच्चों बात करते हैं 19वें क्वेश्चन के बारे में, 19th नंबर क्वेश्चन के बारे में। यहां पर बच्चों क्या हो रहा है, देखिए सिंपल सा इसको रोटेट किया गया है इस साइड, फिर से इसको रोटेट किया गया है, अच्छा यहां से इसको रोटेट करते हैं, फिर से इसको रोटेट करते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर बच्चों इसको रोटेट किया गया है इस साइड और इसको भी किया गया इस साइड, तो इसको भी हम करते हैं इस साइड, तो क्या होगा बच्चों
कि ये रोटेट होगा, है ना, तो रोटेट हो गया ऐसे, ये भी ऐसे होगा, तो कुल मिलाकर अपना आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि इसको जैसे घुमाएंगे ऐसे ना, कितने डिग्री पे घुमाएगा इसको चेक करते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार से घुमाया गया तो ये वाला भाग यहाँ आ गया, ठीक है, ठीक है बच्चों। तो ये नहीं होगा, है ना, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसको सिर्फ एक बार घुमाया गया है, थोड़ा सा बस घुमा दिया, तो इसको भी थोड़ा सा घुमाएंगे ना तो ये वाला इसका कॉर्नर यहाँ आ जाएगा, ठीक है बच्चों, ये वाला कॉर्नर यहाँ आ जाएगा और ये इस प्रकार से घूमेगा तो ये लाइनें ऐसी खींची जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही उत्तर होगा। कितने डिग्री पर रोटेट किया गया है वो भी जो है इसके अंदर एक फैक्टर है, तो इस चीज के बारे में ध्यान रखना, क्योंकि मैं भी अभी सोच रहा था यार सी हो सकता है, लेकिन सी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कितने डिग्री पर रोटेट किया है वो भी चेक करना होता है। इसको मात्र मतलब ओनली एंड ओनली 45 डिग्री के ऊपर रोटेट किया गया, देखिए ऐसे सीधा, तो इसको भी हमने 45 करना है, तो इस प्रकार से रोटेट होते ये वाला ऑप्शन अपना ए सही हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं 20वें क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा 20वां क्वेश्चन। यहां पर देखिए बच्चों, पहले डायग्राम के अंदर एक गोला था, दूसरे में क्या किया, इस गोले के ऐसे लाइनें खींच दी गई। तो यहां पर देखिए बच्चों, तीसरे के अंदर क्या होगा, तीसरे और चौथे में भी वही होगा, यहां पर इस प्रकार से लाइनें खींच दी जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही उत्तर हो जाएगा। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 21वें या फिर पार्ट नंबर 6 के बारे में, कि हमें ज्योमेट्रिकल फिगर को कंप्लीट करना है, ज्यामितीय आकृति को पूरा करना है। तो बच्चों क्या होगा, देखिए यहां पर मैं इस डायग्राम को पूरा करता हूं बच्चों, ठीक है, ये डायग्राम मैंने यहां से लिया और यहां तक पूरा कर दिया, ठीक है। अब ऐसा का ऐसा डायग्राम बच्चों मुझे कहां पर देखने को मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, इसको जब आप घुमाओगे ना ऐसे, तो ये ऐसा कैसा डायग्राम बन जाएगा, जो मैंने यहां पर अभी लाल वाला बनाया है ना, तो ऑप्शन नंबर बी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 22वें क्वेश्चन के बारे में। 22वां क्वेश्चन बच्चों क्या कहता है, सिंपल सा मुझे यहां पर क्या करना है बच्चों, देखिए सिंपल सा मुझे एक काम करना है। क्या होगा बच्चों, ठीक है, मैं इसको ऐसे थोड़ा लेता हूं, इसको भी लेता हूं एंड फिर इसको जोड़ देता हूं, ठीक है। फिर यहां से चलिए ऐसा डायग्राम बच्चों कहां पर बन रहा है ये मुझे बताइए। हाँ जी, ऐसा कैसा डायग्राम मेरे को तो बच्चों दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी मेरा एकदम मैच कर रहा है इस डायग्राम से। अगर मैं इसको उठाकर इसके ऊपर रख लूं तो ये डायग्राम मेरा पूरा बन जाएगा, तो यही अपना करेक्ट आंसर है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 23rd नंबर क्वेश्चन के बारे में, 23वें क्वेश्चन के बारे में। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल, बस एक जो है ना लाइन खींचनी है, यहां पर बस एक लाइन खींचनी है, ये मैंने खींच दी। अब ऐसा कैसा डायग्राम कहां पर बन रहा है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। देखिए मैच कर रहा है, दोनों मैच कर रहे हैं, आप भले इसको पूरा लेके इस प्रकार से बना लो, मैच कर रहा है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 24वें क्वेश्चन के बारे में। बच्चों क्या कहता है, एक सिंपल सी लाइन तो खींचनी है, अब ऐसा डायग्राम कहां पर बन रहा है वही अपने को बताना है। ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं, ऑप्शन नंबर ए अपना मैच हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके जो सिंग है ना, सिंग वो देख लीजिए आप, यहां पर इसने स्ट्रेट ले लिए गलत, इसने ऐसे ले लिए गलत, और इसने तो पता नहीं बीच में एक और चीज जोड़ दी, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही उत्तर हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 7वें पार्ट के बारे में, 7वें भाग के बारे में, मिरर इमेजिंग यानी कि दर्पण प्रतिबिंब वाले क्वेश्चंस अब आपके सामने हैं। आइए बच्चों बात करते हैं 25वें क्वेश्चन के बारे में। क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइए 25वें क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताइए, क्या होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मिरर इमेजिंग मतलब कि उल्टा कर दो, इसको घुमा दो। अब जब मैं इसको घुमाता हूं कांच के आगे, तो ये गोला तो भाई गोला ही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, वी का तो भाई वी ही रहेगा। ये जो है ना ये उल्टा हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से घूम जाएगा। ये जो तीर है ना, ये तीर भी दोनों उल्टे हो जाएंगे, ठीक है, ये तीर उल्टा हो गया। फिर ये पीछे वाला तीर है, ये भी इस प्रकार से उल्टा हो जाएगा। तो बच्चों कौन सा आंसर है जो इसको मैच कर रहा है, वो है अपना ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा एकदम सही मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो भाई सेम का सेम ही दिख रहा है, बस इसने है ना ब्लैक की जगह व्हाइट कर दिया है, इसने वी को उल्टा कर दिया, लेकिन मुझे नहीं चाहिए, इसने भी वी को उल्टा कर दिया, मुझे नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मैच कर रहा है। आइए बच्चों बात करते हैं 26वें क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है आज का हमारा 26वां क्वेश्चन, एफ का उल्टा बच्चों क्या होता है। देखिए एफ का उल्टा होता है इस प्रकार से, एफ को बना दीजिए। ए का उल्टा बच्चों कुछ नहीं होता है, वापस ए ही बनता है। एन का उल्टा बच्चों क्या होता है, देखिए ये एन यहां से शुरू हो रहा है, तो उस साइड में जाकर यहां से शुरू होगा, ऐसे एन होगा। तो बच्चों क्या होगा, कौन सा उत्तर अपने को मिल रहा है, एफ ए एन। ये ए को उल्टा कर दिया भाई, नहीं होगा। इसने चलो यार पोजीशन ही चेंज कर दी, ये भी नहीं होगा। इसकी बात करते हैं, इसने तो उल्टा कर दिया भाई, है ना। तो कुल मिलाकर क्या होगा, देखिए एफ ए एन, सो ए
सभी में एफ को इसने एक उल्टा कर दिया भाई, है ना। तो मतलब ये क्वेश्चन ही कुल मिलाकर इसने गलत कर दिया है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको देखूं, मान लीजिए अगर लगभग प्रैक्टिकली इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इसमें अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा, है ना। ये ए है ना, इस ए को बस सीधा कर दो, ए को सीधा कर दो तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही उत्तर हो जाता है। बाकी तो भाई कोई मैच नहीं हो रहा है। चलिए बच्चों बात करते हैं 27वें क्वेश्चन के बारे में। क्या कहता है आज के हमारा 27वां क्वेश्चन, इसका उल्टा क्या होगा। जब मैं इसको घुमाता हूं बच्चों, इस प्रकार से जब मैं इसको घुमाता हूं तो क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा तो भाई ट्रायंगल तो ट्रायंगल ही रहेगा, लाइनें जो है अंदर वाली वो तो भाई सेम ही रहेगी, ये वाला जो है पॉजिटिव के साइन ये भी सेम ही रहेंगे, इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये वाला जो तीर है ये उस साइड से इस साइड आ जाएगा और ये वाला जो स्टार वाला है ये इस साइड अपने को देखने को मिल जाएगा। तो बच्चों कौन सा होगा अपना उत्तर, देखिए ये वाला ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं 28वें क्वेश्चन के बारे में, आज के हमारे 28वें प्रश्न के बारे में। बच्चों उत्तर क्या होगा जल्दी से बताइएगा मुझे। देखिए बच्चों इसका उल्टा करना है अपने को, ठीक है। तो भाई लाइनें तो सीधी ही सीधी रहेगी, लेकिन यहां पर लाइनें चेंज हो गई, गलत। यहां पर ऐसी है सीधी, गलत, और यहां पर भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी ये जो है डी, ये तो मेरा सीधा हो गया। क्यों होगा, क्योंकि जो लाइनें जो सीधी दी हुई है ना ये मिरर में भी सीधी ही रहेगी ऐसे, है ना। तो भाई ऐसे चेंज तो होगी नहीं, तो ना तो यहां चेंज होगी, ना यहां चेंज होगी, ना यहां चेंज होगी। ऑप्शन नंबर डी अपना सही उत्तर हो गया, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 8वें भाग के बारे में, 8th पार्ट के बारे में, फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस। बच्चों फोल्डिंग वाले क्वेश्चंस के बारे में बच्चों बात करते हैं, कागज के टुकड़े जो कि है ना फोल्ड करते हैं वापस खोलते हैं, उस चीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक पेज को इस साइड ऊपर की साइड फोल्ड किया गया, फिर इस साइड फोल्ड किया गया, फिर इसको थोड़ा सा है मतलब इसको यहां पर है ना, ये इसको यहां पर काटा गया है, ठीक है, ये यहां पर काटा गया है। तो अब जब इसको खोलेंगे बच्चों तो इसका सेम डायग्राम यहां पर भी बनेगा। देखिए ये जो इस प्रकार से है ना डायग्राम, अब जब मैंने सबसे पहले इसको यहां पर मैंने इस प्रकार का एक डायग्राम बनाया है इसका, ठीक है। उस साइड खोलूंगा तो ऐसा कैसा डायग्राम यहां पर भी बनेगा, नीचे खोलूंगा तो ऐसा कैसा डायग्राम उल्टे बनेंगे, लेकिन बनेंगे जरूर, है ना, बनेंगे जरूर। तो ऐसा डायग्राम बच्चों कहां बन रहा है मेरा, ऑप्शन नंबर ए में बन रहा है। क्यों बन रहा है, क्योंकि देखिए पेपर जो है ना वो इस प्रकार से है, ना कि स्क्वायर में बिल्कुल सीधा है। तो ये तो होगा नहीं, ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल मैच कर जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, 30 नंबर क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले नीचे फोल्ड किया गया, फिर इस साइड इसको फोल्ड किया गया, फिर इसको इस प्रकार से काट दिया गया। तो बच्चों यहां पर मुझे क्या देखने को मिल रहा है कि ये वाला भाग यहां पर काटा तो यहां पर भी ऐसे कटेगा, यहां पर भी कटेगा और यहां पर भी कटेगा। तो भाई बीच में कुल मिलाकर ऐसा डायग्राम बनना चाहिए, बी वाला अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं 31st क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहले इसको नीचे बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 32वें क्वेश्चन के बारे में, 32nd नंबर क्वेश्चन के बारे में। यहां पर बच्चों देखिए इसको भी यहां से फोल्ड किया गया, यहां से भी किया गया, ऊपर से भी नीचे से भी हर जगह से फोल्ड कर दिया गया, फिर इसको काटा गया। तो जब हम इसको वापस खोलेंगे बच्चों तो यहां पर एक डायग्राम बनेगा, यहां पर भी एक डायग्राम बनेगा और यहां पर भी एक डायग्राम बनेगा। तो इस प्रकार से अपना डायग्राम बनना चाहिए, जो कि है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है, क्योंकि इस प्रकार से गोला बना और इस प्रकार से ये जो है सर्कल्स बन जाता है। बच्चों बात करते हैं 9वें पार्ट के बारे में, 9th पार्ट के बारे में, कट आउट पीसेस के बारे में। हाँ जी, कट आउट पीसेस के बारे में ये अपना सबसे पहला क्वेश्चन है कि इन कट पीसेस से कौन सा जो है डायग्राम बनाया जा सकता है। देखिए बच्चों 1 2 3 4 मैंने इनको नाम दे दिए। अब सबसे पहला भाग मुझे चलिए यहां पर मिल रहा है, दूसरा भाग मुझे यहां पर, ठीक है, यहां पर मिल रहा है, तीसरा मुझे यहां मिल रहा है और चौथा मुझे ऊपर मिल रहा है। लेकिन ये 5वां एक्स्ट्रा आ गया भाई, रिक्वायरमेंट नहीं थी। चलिए पहला मुझे यहां मिल रहा है, चौथा मुझे यहां मिल रहा है और दूसरा मुझे यहां मिल रहा है, तीसरा मुझे यहां मिल रहा है। तो भाई बिल्कुल मैच कर रहा है मेरा आंसर, तो बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। क्योंकि भाई यहां पर तो मैच हो नहीं रहा है और यहां पर इस भाग को बहुत ज्यादा बड़ा दे दिया है, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं 34वें क्वेश्चन के बारे में, 1 2 3 4। सबसे पहले नाम दे दो। अब मैंने नाम दे दिए तो पहला यहां पर मिल रहा है, तीसरा भाई तीसरा रेक्टेंगल में है, मुझे कहीं पर तो मिल नहीं रहा है भाई, ठीक है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर देखिए पहला यहां पर मिल रहा है, तीसरा यहां पर ही मिल रहा है, दूसरा मुझे यहां पर मिल रहा है और कौन सा बच गया, चौथा, है ना,
चौथा भी मुझे यहां पर मिल रहा है। तो भाई ये अपना एकदम मैच कर रहा है, तो यही अपना सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 35वें क्वेश्चन के बारे में। 35वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों, जल्दी से बताइएगा। देखिए यहां पर ये वाला है पहला भाग, ये वाला दूसरा भाग, ये वाला तीसरा भाग और ये वाला चौथा भाग। पहला भाग बच्चों देखिए यहां पर मुझे मिल रहा है, दूसरा भाग बच्चों मुझे देखिए यहां पर मिल रहा है, तीसरा भाग बच्चों देखिए मुझे यहां पर मिल रहा है, मतलब ये है चौथा भाग है ना, और तीसरा भाग मतलब नहीं मिल रहा है, मतलब ये लाइन कहीं पर मैच नहीं कर रही, तो ये भी गलत हो गया। पहला भाग बच्चों यहां पर मिल रहा है, दूसरा भाग मुझे ये वाला लाइन है ना, ये वाला लाइन यहां पर मिल रहा है, तीसरा भाग ये रहा और चौथा भाग नीचे लाइन खींच दो। तो भाई ऑप्शन नंबर बी अपना सही उत्तर हो जाता है। बात करते हैं बच्चों 36वें क्वेश्चन के बारे में, 36 नंबर क्वेश्चन के बारे में। जब सबको मिलाते हैं बच्चों तो मुझे ऑप्शन नंबर सी एकदम मैच होता हुआ दिख रहा है। ये रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, सबके सब मैच कर रहे हैं, तो अपना सही उत्तर हो जाता है। बात करते हैं 10वें भाग के बारे में, हिडन या फिर एम्बेडेड फिगर, छिपी हुई आकृतियों के बारे में अपने को बताना है। बच्चों क्या होगा देखिए 37वां, ये आकृति कहां पर छुपी हुई है बच्चों, जल्दी से बताओ। ये आकृति बच्चों देखिए यहां पर, ऑप्शन नंबर बी में यहां पर छुपी हुई है, तो सही उत्तर हो जाता है। बात करते हैं 38वें क्वेश्चन के बारे में बच्चों, क्या होगा 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर। ये रहा बच्चों देखिए बिल्कुल मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सेम का सेम है, तो ये अपना सही उत्तर हो जाता है। बात करते हैं 39वें क्वेश्चन के बारे में, 39th नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में बच्चों। यहां पर क्या मिल रहा है देखिए इस प्रकार से, ये देखिए लाइनें मुझे मिल रही है, तो सेम की सेम मुझे जो है कहां पर मिलेगी बच्चों, ठीक है यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर बिल्कुल मैच कर रहा है। यहां पर तो भाई ये लाइन पूरी हुई नहीं है, और यहां पर इसने बहुत छोटा करके बिल्कुल है ना दोनों को सेम दे दिया गया है, तो वो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि इसमें एक लाइन बड़ी है, एक लाइन छोटी है, एक बड़ी एक छोटी है, लेकिन मुझे दोनों लाइनें बराबर चाहिए, जो कि मुझे यहीं पर मिल रही है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी के लास्ट क्वेश्चन के बारे में, 40वें क्वेश्चन के बारे में। ये वाला डायग्राम मुझे कहां पर छिपा हुआ मिल सकता है, तो बच्चों देखिए यहां पर आप देखिएगा, ये वाला डायग्राम यहां पर देखिए बच्चों, यहां पर मुझे छिपा हुआ मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी में मुझे हिडन या फिर छिपा हुआ मिल रहा है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मानसिक योग्यता के 40 के 40 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट हमारे मैथ्स के बारे में। नेक्स्ट बच्चों हम बात करते हैं मैथमेटिक्स मतलब कि गणित के बारे में। बहुत ही अच्छे 20 क्वेश्चंस हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपोर्टेंट की सीरीज में भी आपको देखने को मिले होंगे। क्या आंसर होगा जरूर बताइएगा हर क्वेश्चन का। आइए बच्चों बात करते हैं सबसे पहले मैथ्स के क्वेश्चन के बारे में, सबसे पहले गणित के प्रश्न के बारे में। सिंप्लीफाई, सरल कीजिए बच्चों, 5 सेकंड का समय है आपके पास, जल्दी से उत्तर बताइए। आप अगर ये वीडियो YouTube के ऊपर देख रहे हैं तो बच्चों जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बच्चों देखिए सबसे पहले 0.4 लिखता हूं मैं, फिर लिखता हूं 0.04, फिर लिखता हूं मैं 0.004, फिर इसमें से मुझे माइनस करना है 0.440, ये मैं बाद में देख लूंगा, पहले जोड़ देते हैं। बच्चों देखिए जोड़ बाकी में एक ही चीज को ध्यान रखना है कि जो पॉइंट है डेसिमल पॉइंट उसको एकदम स्ट्रेट रखना है, ठीक है स्ट्रेट। अब इसके बाद कुछ नहीं है तो आप 0 लगा लो, कोई यहां पर प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पॉइंट होना चाहिए, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, सबको जोड़ा तो 4 आ गया, यहां पर सबको जोड़ा तो 4 आ गया, यहां पर सबको जोड़ा तो 4 आ गया, यहां पर पॉइंट लगा के 0 आ गया। ये चीज मुझे देखने को मिल गई। अब इसमें से मुझे माइनस करना है बच्चों, क्या 0.440 माइनस कीजिए बच्चों। 4 में से 0 गए, 4 बचे, 4 में से 4 0, 4 में से 4 0, पॉइंट का पॉइंट, 0 में से 0 0, 0.004। ऑप्शन नंबर ए अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। बच्चों बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, सेकंड नंबर मैथ्स का क्वेश्चन क्या कहता है, 3 8 12 20 का लसप ज्ञात कीजिए। फाइंड द एलसीएम ऑफ 3 8 12 एंड 20। बच्चों क्या होगा इसका एलसीएम क्या होगा, देखिए 3 8 12 एंड 20, ठीक है 20। चलिए बात करते हैं, सबसे पहले 2 का भाग दिया, 3 आया, 4 आया, 6 आया और 10 आ गया। फिर मैंने 2 का भाग दिया, 3 का 3 ही रहेगा, 2 बार आ गया, 3 बार आ गया, 5 बार आ गया। फिर से 2 का दिया, 3 आया, 1 आया, 3 आया, 5 आ गया। फिर से 3 का दिया, 1 1 1 5, फिर 5 का दिया, सब के सब 1 हो जाते हैं। बच्चों 5 दिया 15, 5 दूने 30, 30 दूने 60, 60 दूने 120, 120 भी अपना सही उत्तर
हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे तीसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में, थर्ड क्वेश्चन के बारे में। बच्चों फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर कोर्टयार्ड हुज लेंथ इज 36 मीटर। एक वर्गाकार प्रांगण का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 36 मीटर है। मतलब कि एक स्क्वायर का है ना ग्राउंड है बच्चों, ठीक है, इसकी लंबाई है 36 मीटर। अब आप इसकी लंबाई मान लो, चौड़ाई मान लो, कुछ भी मान लो, लेकिन 36 मीटर आपको दिया गया है क्योंकि एक जो स्क्वायर होता है वर्ग, उसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर होती है। तो ये भी 36 हो गई, ये भी 36 हो गई और ये भी 36 हो गई। इसका हमें क्षेत्रफल मतलब कि एरिया फाइंड आउट करना है। तो बच्चों स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, मतलब कि भुजा का वर्ग। भुजा मुझे दी गई है 36 मीटर, तो 36 का वर्ग निकालते हैं बच्चों, क्या आएगा, 6 छंग 36 का 6, ऊपर लगा 3, 6 18 और 3 21 होते हैं। फिर से इसको काटते हैं, 6 18 का 8, ऊपर लगा 1 3 9 और 1 10, 6 9 2 1, ठीक है, मतलब कि 1296 मीटर स्क्वायर, 1296 मीटर स्क्वायर। सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे चौथे क्वेश्चन के बारे में, फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में भी मैं ये समझा चुका हूं। कन्वर्ट 144 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, 144 को 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। बच्चों यहां पर हम बात करते हैं, 2 से इसको काटते हैं तो ये आता है अपने पास 70 और 2 72 है ना बच्चों, 72 आता है और यहां पर आता है मेरे पास 9 मुझे देखने को मिलता है। यहां पर 72 आएगा, ठीक है, 72 आ गया। फिर बच्चों इसको फिर से करते हैं, 72 इंटू में 5 बट्टा में 9। तो यहां पर आएगा बच्चों 36 में 9 का भाग जाता है बच्चों 4 बार, तो 72 में जाएगा 8 बार, 8 बच्चों 40, तो 40 मीटर प्रति सेकंड। बी अपना एकदम सही आंसर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पांचवें क्वेश्चन के बारे में, फिफ्थ क्वेश्चन के बारे में। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 98,745 एंड 74,986। 98,745 और 74,986 में कितना अंतर है। बच्चों देखिए 98,745 बड़ा है, इसको ऊपर लिखो, 74,986 छोटा है, इसको नीचे लिखो। 15 में से 6 गए, पीछे बचे 9। यहां पर एक निकाल दिया था तो 13 बचे, 13 में से 8 गया, पीछे बचे 5। यहां पर भी हमने एक इसको दिया था तो 6, अब 6 है तो मतलब 16 में से 9 गए, पीछे बचे 7। फिर बच्चों यहां पर बच गया अपने पास 7, 7 में से 4 गए, पीछे बचे 3, 9 में से 7 गए, पीछे बचे 2, 23,759। बी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है 23,759। बच्चों बात करते हैं छठे क्वेश्चन के बारे में, 6th नंबर क्वेश्चन के बारे में। एक व्यक्ति ने अपने खाते में 1,000 रुपए जमा किए और 6 वर्ष में ब्याज के रूप में 900 रुपए प्राप्त हुए, तो दर प्रतिशत क्या है। वैसे ये इससे पहले वाले मॉडल पेपर में भी मैं आपको समझा चुका हूं, इंपोर्टेंट क्वेश्चन में भी समझा चुका हूं। बार बार मैं ये क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूं क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा एक क्वेश्चन आपको जरूर 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 देखने को मिलेगा। देखिए बच्चों क्या है, सिंपल इंटरेस्ट का एक ही फॉर्मूला है। सिंपल इंटरेस्ट मतलब कि जो साधारण ब्याज होता है उसका फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा में समय गुणा में दर बटा में 100, या फिर PRT अपॉन में 100, PRT अपॉन में 100, ये अपना फॉर्मूला है। तो बच्चों यहां पर जो है मूलधन मेरे पास है 1,000 रुपए और ब्याज मुझे मिला है 900 रुपए, तो भाई साधारण ब्याज मुझे मिल गया 900 रुपए और मूलधन मेरे पास था 1,000 रुपए, मल्टीप्लाई किया मैंने समय के साथ, 6 साल है और रेट मुझे मालूम नहीं है, डिवाइडेड बाई 100। तो बच्चों 2 0 से 2 0 कैंसिल एंड यहां पर 1 0 से 1 0 फिर से कैंसिल। तो बच्चों कुल मिलाकर क्या हो गया, 90 इज इक्वल टू हो गया 6R, तो R इज इक्वल टू हो गया 90 अपॉन में 6, और इसको मैं लिख सकता हूं बच्चों 45 बटा में 3 या फिर 15%। बच्चों क्या होगा 15%, ए मेरा एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 7वें क्वेश्चन के बारे में, 7th नंबर क्वेश्चन के बारे में। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 324 डिवाइडेड बाई 81। 324 बट्टा 81 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बच्चों 324 जो है, ये 324 बच्चों किसका वर्गमूल है, सॉरी ये किसका वर्ग है और इसका वर्गमूल क्या है, ये अपने को निकालना है। तो बच्चों क्या मेथड को यूज करना है, वैसे तो भाई आपको याद होना चाहिए, और जो आपको याद नहीं है तो आप क्या कीजिए 324 को सीधा सीधा लिखिए और यहां पर 2 लिखिए, 2 का भाग दिया, 1 बार गया 6 और 2 162 आ गया, फिर से 2 का भाग दिया
8 आ गया, 1 आ गया, 3 का भाग दिया 9 आया, 3 का भाग दिया 3 का भाग दिया 27 आ गया, ठीक है 27 दिया और 27 9 आ गया, 3 का भाग दिया 3 आया, 3 का भाग दिया 1 आ गया। तो इसके फैक्टर्स क्या आ गए बच्चों, 2 इंटू 2 इंटू 3 3 3 ये आ गया, ठीक है। अब मैं इसके दो पेयर बनाता हूं, एक तो 2 2 का पेयर बन गया, बाकी देखिए 2 3 यहां आ गए और 2 बार जो 3 है वो यहां पर आ गए। तो ये अपना हो गया इसका क्या बच्चों, वर्गमूल हो गया। तो 3 3 9, 9 दूने 18, तो इसका वर्गमूल हो गया 18 और इसका वर्गमूल हो गया 9, भाग दिया तो बच्चों क्या आ गया 2। सो 2 अपना सही उत्तर है, ए एकदम हमारा सही उत्तर है 2। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 8वें प्रश्न के बारे में। क्या है बच्चों, एक पक्षी पहले 4 घंटे के लिए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ता है। पहले 4 घंटे, स्टार्टिंग की जो 4 घंटे है उसमें उसकी स्पीड होती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर नेक्स्ट जो 3 घंटे होते हैं ना, उन 3 घंटों में उसकी स्पीड होती है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये पूछ रहा है कि उसकी औसत गति क्या है, उसकी एवरेज स्पीड क्या है। बच्चों एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल कितनी दूरी तय की गई है उसमें टोटल कितना समय लिया गया है उसका भाग दे दो, तो औसत गति अपने को मिल जाती है। बच्चों 4 घंटे में मतलब 4 घंटे तक वो दौड़ता गया 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बच्चों देखिए मैं आपको दिखाता हूं कि दूरी जो होती है ना, दूरी जो होती है बच्चों, दूरी का फॉर्मूला होता है समय गुणा में चाल। ओके, अब समय मुझे लगा है 4 घंटे, चाल थी मेरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो भाई पहले 4 घंटे में उसने 80 किलोमीटर की दूरी पार की थी। फिर बच्चों क्या हुआ, फिर उसने बच्चों 3 घंटे में 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से वो दौड़ रहा था। तो ये हो गया भारतीय 36, मतलब कि 36 किलोमीटर की दूरी उसने पार की। कुल मिलाकर बच्चों उसने ये हो गया 80 + 36 डिवाइडेड बाई कितना समय लिया, पहले 4 घंटे फिर 3 घंटे, कुल मिलाकर 7 घंटे का समय उसने लिया। तो ये हो गया बच्चों मेरा 116 डिवाइडेड बाई 7। 116 में 7 का भाग दे दो। बच्चों मैं 116 में 7 का भाग देता हूं, 7 का भाग एक बार जाता है, 4 आया 6 लिखा, 7 संग 42 तो 6 बार गया और 42 लिखा, पीछे बच गया 4, तो 16 सही 4/7, 16 सही 4/7 अपना सही उत्तर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है 16 होल 4/7। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, 9th नंबर क्वेश्चन के बारे में। यदि एक ट्रेन 2.5 घंटे में 2.5 घंटे में 140 किलोमीटर की यात्रा करती है तो वह 1 घंटे में कितनी दूरी पार करती है। बच्चों देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 140 किलोमीटर उसने कुल मिलाकर पार किया है और 2.5 घंटे तक वो दौड़ी है। तो बच्चों 140 में 2.5 घंटे का भाग दे दो तो आपको 1 घंटे में वो कितनी दौड़ती है, मतलब कि कुल मिलाकर ये आपसे स्पीड ही पूछ रहा है, ठीक है, कुल मिलाकर ये आपसे स्पीड पूछ रहा है। तो अब आप यहां पर क्या कीजिए बच्चों कि इस पॉइंट को मैं यहां लाता हूं तो क्या होगा बच्चों 1400/25 मुझे मिल जाएगा। फिर 5 से इसको काटते हैं, 5 आ गया, 5 से ऊपर वाले को काटा तो 5 दूनी 10 एंड पीछे बच गया 40, तो 5 8 40, ये हो गया 280 एंड ठीक है 280/5 आ गया। और फिर से मैं भाग देता हूं, 5 एकम 5 एंड 5 चौक 20, 5 में 25 आ गया, ठीक है 5 में 25 आ गया है ना, पीछे बचा 30 तो 56, 56 किलोमीटर, 56 किलोमीटर मेरा उत्तर आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी 56 किलोमीटर सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 10th नंबर क्वेश्चन के बारे में। वैसे ये क्वेश्चंस जो है ना, ये चैप्टर लगभग बच्चे कहते हैं कि सर ये हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, आउट ऑफ कोर्स है, लेकिन फिर भी इसको समझिए क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भले ये क्वेश्चन ना पूछा जाए लेकिन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो बच्चों यहां पर क्या है, पैटर्न को कंप्लीट करना है, पैटर्न वाला ये क्वेश्चन है। बच्चों क्या है, यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा और यहां पर क्या आएगा, कुल मिलाकर इस लाइन में क्या आएगा ये अपने को बताना है। यहां पर बच्चों 70 80 90 तो क्या आएगा 100, 60 70 80 तो क्या आएगा 90, 50 60 70 तो क्या आएगा 80। सो कुल मिलाकर 100 90 एंड 80 ऑप्शन नंबर ए अपना बिल्कुल मैच हो रहा
है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 11वें 11th क्वेश्चन के बारे में। इसका हमें सिंप्लीफिकेशन बताना है, इनको हमें जोड़ना है। शॉर्ट मेथड मैंने आपको बताई थी कि ज्यादा इससे ना इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को मतलब कि मिश्रित भिन्न को उचित भिन्न में बदलने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा एक काम कीजिए, आप क्या कीजिए 2 और 3 को जोड़ दीजिए। 2 और 3 को अपन ने को जोड़ देना तो 5 आ गया भाई। 2 और 3 को जोड़ा तो 5 आ गया। 1/3 और 1/6 को जोड़ दीजिए। दोनों का एलसीएम आता है 6। 3 का भाग दिया 2, 6 का भाग दिया 1, तो 3/6 मतलब कि 1/2, तो प्लस 1/2 लिख दीजिए तो 5 सही 1/2, 5 होल 1/2 अपना सही उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 12वें क्वेश्चन के बारे में। 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाई 3.5 क्या होगा आंसर? बच्चों देखिए सबसे पहले इसको डिवाइड कीजिए। 3.5 में है जब मैं, देखिए बच्चों 3.5 में जब मैं 3.5 से डिवाइड करता हूं तो मुझे 1 मिलता है। बच्चों 1 तो भाई ये हो गया, बाकी इन दोनों को जोड़ते तो 7 आता है, 7 एंड 1 को जोड़ते तो 8 आता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा एकदम सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 13 नंबर क्वेश्चन के बारे में। बच्चों इसका आंसर क्या होगा? ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी मोस्ट इंपोर्टेंट वाले क्वेश्चन में बता चुका हूं और एक मॉडल पेपर में भी मैंने आपको ये समझाया है। तो बच्चों जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। एक बस है जो शाम 5:30 बजे दिल्ली से अमृतसर के लिए रवाना हुई और अगले दिन सुबह 7:36 बजे अमृतसर पहुंच गई। अमृतसर पहुंचने में कितना समय लगा? बच्चों एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि शाम 5:30 बजे से लेकर सुबह के 5:30 बजे तक कुल 12 घंटे होते हैं। बच्चों कितने घंटे? 12 घंटे। तो भाई 12 घंटे तो ये हो गए। अब सुबह के 5:30 बजे से 7:30 बजे तक 2 घंटे और होते हैं, तो 12 और 2 बच्चों कितने हो गए? 14 घंटे। तो भाई ये हो गए। 7:30 से लेकर 7:36 तक 6 मिनट होते हैं, तो 14 घंटे और 6 मिनट, 14 घंटे और 6 मिनट का कुल समय अपने को लगेगा। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 14 नंबर क्वेश्चन के बारे में, 14वें क्वेश्चन के बारे में। एक कार 12 घंटे में 816 किलोमीटर की दूरी पार करती है। कार की चाल क्या है? कार की चाल अपने को बतानी है। देखिए बच्चों 12 घंटे में 816 किलोमीटर, चाल बराबर क्या होता है बच्चों? स्पीड बराबर क्या होता है कि दूरी कितनी डिस्टेंस है उसमें समय का भाग दे दो। तो बच्चों दूरी है अपने पास 816, समय है अपने पास 12 घंटे, भाग दीजिए बच्चों तो क्या आएगा? 406 डिवाइडेड बाई आ गया बच्चों 6, क्योंकि मैंने दोनों को 2 से काट दिया है। फिर से 2 से काटता हूं तो 203 आता है, नीचे भी आता है मेरे पास 3। ओके एक सेकंड फिर से चेक करता हूं। 816 बटा में 12, ठीक है। काटा तो मेरे पास यहां पर आ गया 416 है ना, तो यहां पर आएगा 408। ठीक है बच्चों, यहां पर 408 आएगा। सॉरी ये गलती होगी मेरे से एक छोटी सी, है ना। तो क्या होगा कि 816 का हाफ होता है 408 और 12 का आधा होता है 6। इसका आधा करते हैं तो आता है बच्चों 204, इसका आधा होता है 3। फिर से भाग देता हूं तो 6 बार गया 18 और 2 बचा 7 या 21, 8 या 24, 68, 68 अपना उत्तर आता है डी अपना एकदम सही उत्तर हो जाता है 68 किलोमीटर पर आवर। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 15वें क्वेश्चन के बारे में, 15th नंबर क्वेश्चन के बारे में। एक मोटर चालक 80 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से गाड़ी चलाता है। वह अपने घर पहुंचने के लिए 4 घंटे 6 मिनट ड्राइव करता है। उसके द्वारा अपने घर तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय की गई? बच्चों देखिए बहुत ही सिंपल है। बहुत से बच्चों को ये कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स ये नहीं है। सबसे पहले आप मुझे इसका उत्तर बताइए बच्चों, मैं आपका वेट कर रहा हूं, उत्तर बताइए मुझे इसका। चलिए बात करते हैं। देखिए 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, 4 घंटे और 6 मिनट लिए है। भाई 6 मिनट को आप अभी भूल जाओ, 4 घंटे को याद रखो। अब 4 घंटे में वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ा है, तो 8 मतलब कि 80 इंटू 4, 8 चौक 32, 320 किलोमीटर तो भाई ये हो गए। 320 किलोमीटर तो ये हो गए। अब जो 6 मिनट वो और दौड़ा है, तो 6 मिनट को आप घंटे में चेंज करो तो भाई 6 के अंदर 60 का भाग दे दो, 1/10 घंटे, 1/10 घंटे होते हैं। अब बच्चों 1/10 जो है ये, इसका गुणा कर दो 80 किलोमीटर प्रति घंटा के साथ, तो अपने को पता चल जाएगा कि 6 मिनट में कितनी दूरी पार की है। तो भाई 8 किलोमीटर की दूरी पार की है। तो 320 किलोमीटर वो, 8 किलोमीटर ये, 328 किलोमीटर।
ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे 16th नंबर क्वेश्चन के बारे में, 16वें प्रश्न के बारे में। बच्चों क्या कहता है 16वां प्रश्न, यदि a बराबर 4 है, b बराबर 2 है, c बराबर -3 है, तो a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस c का क्यूब प्लस 3ab प्लस 3bc प्लस 3ac का मान क्या होगा। बच्चों सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या करना है, सारी वैल्यूज को पुट कर देना है, इसके अंदर डाल देना है। मशीन है, मशीन के अंदर डाल देना है। अब 4 है ना, a है, a की जगह 4 है तो 4 का क्यूब आएगा, फिर 2 का क्यूब आएगा, फिर -3 का क्यूब आएगा, फिर 3 गुणा a क्या है बच्चों 4 है, और b क्या है बच्चों 2 है, फिर क्या है बच्चों 3 गुणा में b क्या है बच्चों मेरे पास 2 है, और c कितना है बच्चों -3 है। फिर बच्चों क्या है प्लस में 3 गुणा में a मेरे पास 4 है और c है मेरे पास -3। अब इन सबको अपने को सोल्व करना है, इसका सॉल्यूशन अपने को निकालना है। 4 चौक 16, 16 चौका 64, तो 64 तो भाई ये आ गया, 2 दूने 4, 4 दूने 8, ये आ गया। अब यहां पर बच्चों क्या आएगा 3 दिया 9, 9 थी 27, लेकिन माइनस का 27 आएगा क्योंकि ऊपर जो पावर है वो एक ओड नंबर है, एक विषम संख्या है, इस चीज के बारे में ध्यान रखना। तो यहां पर कुल मिलाकर बच्चों क्या आएगा माइनस का 27 आएगा। फिर मैं क्या करता हूं बच्चों पॉजिटिव का 4 तिया 12, 12 दूने 24, यहां पर बच्चों फिर से माइनस है 3 तिया 9, 9 दूने 18, तो माइनस का 18 ये आ गया। यहां पर बच्चों फिर से माइनस आएगा 3 तिया 9, 9 चौक 36, तो माइनस का 36 मुझे मिल जाएगा। अब बच्चों पॉजिटिव वालों को सबसे पहले जोड़ दो, 8, 64 और 24, इन सबको जोड़ते हैं बच्चों, तो 64, 24 और 8, सबसे पहले इनको जोड़ दीजिए, 8 8 16 का 6, 7 और 2 9, तो यहां पर आ गया 96। तो 96 में से मुझे माइनस क्या करना है 27, 36 और 18, तो 18 दूनी 36 या 54, 54 तो भाई ये हो गए 54 और 27 ये हो गए है ना। तो अब इनको जोड़ते हैं तो बच्चों मेरे पास क्या आता है 7 या 21 का 1 आता है, 7 21 ठीक है 21 ये हो गया। चलो मैं इसको जोड़ ही देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। 11 का 1 आ गया, ऊपर लगा 1, 7 और 1 8, 81 आता है बच्चों, ठीक है 81 आता है। तो इसमें से मुझे माइनस करना है 81, तो बच्चों क्या आएगा मेरे पास 15, 15 मेरा उत्तर आता है ऑप्शन नंबर सी, 15 मेरा उत्तर हो जाता है। तो बच्चों क्या करना होता है सबसे पहले वैल्यूज को पुट कर दो, जो इक्वेशन बन रही है उसमें जो पॉजिटिव वाले नंबर है उनको सबसे पहले जोड़ दो, माइनस वालों को सेपरेटली जोड़ दो एंड पॉजिटिव वालों में से माइनस वाले को घटा दो, तो आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। आइए बच्चों बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन के बारे में, 17th नंबर क्वेश्चन के बारे में। 340, 30 और 3003 को जोड़िए। बच्चों इनको जोड़ना है हमें, इसकी कैलकुलेशन निकालनी है, इसका सिंपलीफिकेशन निकालना है। तो बच्चों क्या होगा 340 ये हो गए और 30 ये हो गए, तो कुल मिलाकर हो गए 370। तो 3003 में 370 को जोड़ दीजिए, तो 3 7 3 3 ये आ गया 3373, जो कि ऑप्शन नंबर डी अपना है। इस जीरो से भाई कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो अगर पीछे होता तो भाई फर्क पड़ता, लेकिन जीरो पहले है इससे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। बच्चों बात करते हैं 18वें क्वेश्चन के बारे में, 18th नंबर क्वेश्चन के बारे में। बच्चों इसका उत्तर क्या होगा देखिए, 14 सही 3/18 में अपने को भाग देना है 8 सही 3/14 का। बच्चों क्या होगा, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं इसको सिंपलीफाई करते हैं, इसको सिंपलीफाई करते हैं, फिर इसका भाग देते हैं, लेकिन ये नहीं करना है। आप कोशिश कीजिए कि इक्वेशन को आप पूरी बनाइए, फिर काटने की कोशिश कीजिए ताकि मल्टीप्लिकेशन में अपना समय बर्बाद ना हो। 18 और 14 को गुणा करते हैं बच्चों, सॉरी 18 में 8 है यहां पर है ना, 8 है ठीक है। तो 14 × 8 प्लस का आएगा 3 बट्टा में आएगा 8 डिवाइडेड बाई, इसको कीजिए तो 8 गुणा में 14 प्लस का आएगा 3 बट्टा में आएगा 14। बच्चों देखिए दोनों के दोनों सेम है, तो ऊपर नीचे हम इसको काट सकते हैं, ठीक है बच्चों, ऊपर और नीचे हम इसको जो है काट सकते हैं। एक सेकंड दिखाता हूं, ये देखिए इसको और इसको काट दीजिए, पीछे क्या बचा बच्चों 1/8 बट्टा में 1/14, 14 ऊपर आ गया तो 14 बट्टा में 8 यानी कि 7 बट्टा में 4। ओके बच्चों 7 बट्टा में 4, या फिर मैं इसके 7 के अंदर अगर 4 का भाग देता हूं तो 4 आता है, पीछे 3 बचा, तो 1 सही 3/4, 1 सही 3/4, 1/3/4 अपना सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन के बारे में, 19th नंबर 19वें क्वेश्चन के बारे में। 600 का 10.5% क्या होगा। सो बच्चों इसका आंसर मैं निकालता हूं बच्चों, 600 का
10.5% का मतलब क्या हुआ 10.5% डिवाइडेड बाई 100, 0 to 0 कैंसिल। अब बच्चों 6 पंजे की 30 होते हैं, 0 आ गया और 6 कम 6 हो गया, 630 ये आ गया, पॉइंट यहां पर लग गया, 63 भी अपना सही उत्तर हो जाता है। आइए बच्चों बात करते हैं आज के हमारे मैथ्स के लास्ट क्वेश्चन के बारे में। इसके बाद हम बात करते हैं लैंग्वेज मतलब कि भाषा के बारे में। बच्चों इसका आंसर क्या होगा, सिंपलीफिकेशन क्या होगा, जल्दी से उत्तर बताओ बच्चों, वेट कर रहा हूं मैं आपके आंसर का। 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 3, बच्चों क्या होगा। देखिए सबसे पहले 3 3 9, 9 और 3 12 होते हैं। यहां पर 3 में 3 का भाग दिया तो 1 आ गया, 1 और 3 बच्चों 4 होते हैं, 4 का भाग 12 में दिया तो मुझे 3 मिलता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा एकदम सही उत्तर हो जाता है। बच्चों यहीं पर आपकी मैथ्स खत्म होती है। बात करते हैं लैंग्वेज के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, बात करते हैं इस अनुच्छेद के बारे में। तो इस अनुच्छेद के अंदर क्या दे रखा है कि सूर्योदय का देश के नाम से पुकारा जाने वाला जापान एक देश है, द लैंड ऑफ राइजिंग सन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि ऐसा देश जहां पर सूर्योदय सर्वप्रथम उगता है, क्योंकि काफी पूर्व में है विश्व के। जापान के निवासी बड़े ही परिश्रमी होते हैं। जापान को झोंपों का देश भी कहा जाता है। किसका देश? झोंपों का देश भी कहा जाता है। इसके 4 मुख्य द्वीप है, होनोशु, होकाइडी, क्यूशु और शिकोकू। ये 4 इसके मुख्य द्वीप है। जापान का क्वांटो मैदान सबसे प्रमुख मैदान है। सबसे प्रमुख मैदान कौन सा है बेटा? क्वांटो मैदान। क्वांटो मैदान सबसे प्रमुख मैदान है, जो होनोशु द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। होनोशु द्वीप के कहाँ स्थित है? पूर्वी तट पर स्थित है। जापान का तटीय भाटा उद्योग। तटीय भाटा उद्योग क्या होता है कि जो समुद्र के किनारे जो ज्वार भाटा आते हैं, जिससे कि समुद्र की बड़ी बड़ी लहरें उठती है, तो उन लहरों से जो ऊर्जा होती है, उस ऊर्जा को ये विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में परिवर्तित करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको बोलते हैं तटीय भाटा उद्योग के लिए लाभदायक सिद्ध होता है। टोक्यो जापान की राजधानी है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। ठीक है, जो एक विशाल औद्योगिक एवं व्यापारिक केंद्र है। वहां पर बड़े बड़े उद्योग लगे हुए हैं, वहां पर खूब सारा व्यापार होता है बच्चों। जापान में ज्वालामुखी पर्वतों में फूजी नाम का पर्वत है, उसका नाम सबसे पहले आता है, माउंट फूजी। ठीक है बच्चों, जो इस देश की प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। इस देश की प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। यद्यपि क्षेत्रफल की दृष्टि में यह एक अत्यंत ही छोटा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही छोटा देश है, लेकिन जो अमेरिका द्वारा इसके हिरोशिमा शहर एवं नागासाकी जो शहर था, हिरोशिमा और नागासाकी, उस पर क्या गिराए थे? एटम बम गिराए थे। उसके गिराए जाने पर क्या हुआ? लगभग नष्ट हो चुका था। कौन? जापान। परंतु आज तकनीकी एवं औद्योगिक दृष्टिकोण से ये संसार के अत्यंत विकसित देशों में, बहुत ही विकसित देशों में इसका नाम है। किसका? जापान का। बहुत ही छोटा देश पर जिसके ऊपर परमाणु हमला तक हो गया हो, वो इतना आगे आ गया है, तो वाकई में हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और बहुत हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसे लोग भी हमारे संसार में पाए जाते हैं। तो सूर्योदय का देश किसे कहा जाता है? नेपाल, भारत, जापान या पाकिस्तान? तो इसका उत्तर क्या है बच्चों? जापान। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हमें दिखता हुआ कि होकाइदो जापान का प्रमुख क्या है? होकाइदो। ठीक है, तो होनोशु और होकाइदो ये क्या है? जापान। इसके 4 मुख्य द्वीप है, तो इसका क्या है बेटा? द्वीप है। ठीक है बच्चों, जैसा कि यहां पर आपको अनुच्छेद में दिख रहा है। जापान के सबसे प्रमुख मैदान का नाम क्या है? जो सबसे प्रमुख मैदान है उसका नाम क्या है? क्वांटो मैदान। क्या नाम है बच्चों? क्वांटो मैदान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, क्वांटो। ठीक है बच्चों, अगला जो प्रश्न है हमसे पूछ रहा है, जापान का प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक है। जापान का प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक कौन है?
जापान का औद्योगिकरण है, व्यापारिक क्षेत्र नहीं, ये कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। क्वांटो मैदान भी नहीं है। ज्वालामुखी पर्वत फूजी, तो ज्वालामुखी बहुत सारे हैं वहां पर, तो ज्वालामुखी फटने के कारण अंदर जो लावा बनता है वो काफी जो है उपजाऊ होता है और उसके ऊपर पूरा मतलब जंगल बन चुका है और बहुत अच्छा मतलब ये प्राकृतिक दृश्य दिखाई देता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? माउंट फूजी या फिर पर्वत फूजी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये कह रहा है किस देश ने जापान के ऊपर या फिर जापान के हिरोशिमा शहर पर एटम बम गिराया था? चीन, भारत, इंग्लैंड या अमेरिका? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अमेरिका। ठीक है बच्चों, अगले गद्यांश की तरफ चलते हैं। इसमें हमें कह रहा है कि भारतवर्ष की दक्षिणी सीमा पर स्थित श्रीलंका, भारत के कहाँ स्थित है? दक्षिणी सीमा पे। अगर मैं भारत का नक्शा ये बनाऊं यहाँ पर ऐसे, ठीक है बच्चों, तो भारत का जो ये नक्शा है इसमें यहाँ पर इसके जो दक्षिणी भाग में यहाँ पर नीचे की तरफ जो देश है, इस देश को हम क्या कहते हैं? श्रीलंका कहते हैं। ठीक है, यह उसके अनेक पड़ोसी देशों में से एक है। श्रीलंका अति सुंदर देश है। श्रीलंका जो है बहुत ही सुंदर देश है। इसे पूर्व का मोती भी कहा जाता है, पर्ल ऑफ ईस्ट, पूर्व का मोती भी कहा जाता है। यहाँ क्योंकि इसकी आकार भी मोती के जैसी है। यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। वहाँ खेती बाड़ी लोग ज़्यादा करते हैं। मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। यहाँ चावल जो है मुख्य खाद्य फसल है। सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या उगाया जाता है? चावल को उगाया जाता है। श्रीलंका में मुख्यतः सिंहली लोग निवास करते हैं। कौन से लोग निवास करते हैं? सिंहली। ठीक है, यहाँ की राष्ट्रभाषा सिंहली और तमिल दोनों है। ठीक है, सिंहली भाषा और तमिल भाषा दोनों यहाँ की राष्ट्रभाषा है। यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म के अनुयायी निवास करते हैं। कौन से धर्म के अनुयायी निवास करते हैं? बौद्ध धर्म के। कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है, परंतु विगत कुछ वर्षों से एक उग्रवादी संगठन लिट्टे नाम का उग्रवादी संगठन जो LTTE जिसे विदेशी मदद भी मिल रही है, इसने काफ़ी अस्त व्यस्त कर रखा है। तो इनके बीच में जो तमिल लोग हैं और सिंहली लोग हैं, इन दोनों के बीच में काफ़ी क्या कह सकते हैं इसको, थोड़ा बहुत मनमुटाव है। ठीक है, इस तरह से बाहरी लोग इनका फ़ायदा उठा रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो ये तो था श्रीलंका के बारे में। बहुत ही प्यारा देश जो हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी। तो श्रीलंका की सुंदरता के कारण इसे किस नाम से पुकारा जाता है? दक्षिण का मोती, उत्तर का मोती, पूर्व का हीरा या फिर पश्चिम का मोती? तो इसका उत्तर क्या है? पूर्व का मोती। ठीक है, तो पूर्व का यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोती या फिर हीरा। ठीक है बच्चों, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न से हमसे पूछा जा रहा है कि श्रीलंका के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है? बड़ा ही सिंपल प्रश्न। पशुपालन, मत्स्य पालन, कृषि या फिर वाणिज्य? तो हमने देखा यहां पर इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? कृषि है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमसे कह रहा है कि श्रीलंका की मुख्य खाद्य फसल क्या है? ठीक है, यहाँ पर कौन सी चीज जो है वो मुख्य खाद्य फसल है? तो यहाँ चावल यहाँ की मुख्य खाद्य फसल है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए, चावल। ठीक है बच्चों, चावल यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाया जाता है। यहाँ की राष्ट्रभाषा क्या है? तमिल है, सिंहली है, तेलुगु है या सिंहली एवं तमिल दोनों? तो हमने यहाँ पर देखा था सिंहली एवं तमिल दोनों यहाँ पर है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है श्रीलंका में किस धर्म के अनुयायी काफी बड़ी संख्या में निवास करते हैं? तो यहाँ पर बौद्ध धर्म के अनुयायी बहुत अधिक मात्रा में निवास करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है अगले अनुच्छेद से या इस गद्यांश से। इसमें कह रहा है यदि आप पूछते ही हैं तो सुनिए मालव जी ने कहा। ठीक है, कोई ये संवाद चल रहा है, उस संवाद को हमें समझने की कोशिश करनी है। बीच में से दे दिया, फिर भी हमें उसका सार निकालना पड़ेगा। तो यदि आप पूछते हैं तो सुनिए मालव जी ने कहा, इस समय घर में मैं और मेरी माता केवल 2 लोग हैं। मैं और मेरी माता 2 लोग हैं।
आज 3 महीने हो गए हम दोनों को भरपेट अन्न मिलना दूभर हो रहा है। दूभर हो रहा है मतलब बहुत मुश्किल हो रहा है, भरपेट खाना भी नहीं मिल रहा है उनको। इस संसार में मनुष्य सब कुछ सहन कर सकता है, परंतु पेट की ज्वाला सहन करना कठिन है। सब कुछ सहन कर सकता है लेकिन वो भूखा नहीं रह सकता। एक दिन मैं तो इसी विचार में बैठा था कि एक युवक ने आकर मुझसे कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें बहुत कुछ इनाम दूंगा। तो किसी ने आया, कोई आदमी उनके पास आया, किसी ने आके उनसे कहा कि अगर आप शिवाजी का वध कर दो तो मैं बहुत इनाम दूंगा। अब भूखा मरता क्या ना करता, इसी लालसा में पढ़कर मैं आपकी हत्या करने यहाँ आया था। सौभाग्य से आपकी आंखें खुल गई, पर सौभाग्य से आपकी आंखें खुल गई और मुझसे ये पाप होते होते रह गया। ठीक है, तो मालव जी के घर में केवल कौन से 2 प्राणी हैं? वह और उनके पिताजी, वह और उनकी माताजी, वह और उनका भैया, वह और उनका भतीजा। तो उसका उत्तर क्या है? वह और उनकी माताजी। ये रहा मेरी माता कह के संबोधित किया था इन्होंने, है ना बच्चों। तो 3 महीने से दुबर हो गया है। 3 महीने से क्या दुबर हो गया है? ठीक है, चलना फिरना दुबर हो गया है, चलना फिरना मुश्किल हो गया है, घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है, शिकार खेलना मुश्किल हो गया है, या फिर भरपेट अन्न मिलना मुश्किल हो गया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? भरपेट अन्न मिलना। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। इसमें हम पूछ रहा है, युवक ने शिवाजी की हत्या के लिए मालव जी को क्या लालच दिया? तो जो युवक था उसने क्या लालच दिया? उसने कहा कि यदि तुम शिवाजी का वध कर दो तो मैं तुम्हें बहुत कुछ इनाम दूंगा, है ना, यही कहा था। तो ये इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुत कुछ इनाम दूंगा। ठीक है, ये हो गया ते उत्तर। और क्या कह रहा है? जागीर देने का, सेना में सरदार बनाने का, जीवन भर भोजन देने का नहीं, ये सब नहीं कहा था। इसका अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि मालव जी शिवाजी की हत्या करने क्यों पहुंचा? मालव जी जो थे वो शिवाजी की हत्या करने क्यों गए थे? उनका राज्य हड़पने के लिए, इनाम के लालच में, बहादुरी दिखाने के लिए, या फिर उनके यहां चोरी करने के लिए? तो इनाम के लालच में गए थे बेचारे। किस लिए? उनकी हत्या करने के लिए गए थे। तो हत्या से रिलेटेड यहां कुछ है नहीं, लेकिन इनाम के लालच में जरूर गए थे। चलो अगले प्रश्न की बात करते हैं। सौभाग्यवश क्या हुआ? तो सौभाग्यवश उनकी आंखें खुल गई थी। मालव जी को धन मिल गया? नहीं। उनकी तलवार छूट गई? ना मुन्ना ना। शिवाजी की आंखें खुल गई? हाँ बिल्कुल। और मालव जी से तलवार चलाई नहीं गई? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिवाजी की आंखें खुल गई। तो ये प्रश्न थे इस तीसरे अनुच्छेद के। बढ़ते हैं अनुच्छेद नंबर 4 की तरफ, और इसमें हमसे पूछा गया है कि घोड़े कठिन परिश्रम करने वाले पशु है। वाकई में बहुत बढ़िया परिश्रम करते हैं घोड़े, जिन्होंने मनुष्य की सेवा की है और इतिहास को बदला है। तो घोड़ों का बहुत महत्वपूर्ण योग है हमारे आज तक के इतिहास के अंदर। ठीक है, मनुष्य ने उन्हें 5000 वर्षों से पालतू बना रखा है। कितने वर्षों से? 5000 वर्षों से उनको पालतू बना रखा है। घोड़ों ने मनुष्य को गतिशील बने रहने में सहायता की है। अब घोड़े जो है ना, घोड़ों के कारण मनुष्य एक जगह से दूसरी जगह बड़ी आसानी से जल्दी जा सकता है। तो मनुष्य की सहायता किसने की है? घोड़ों ने की है बच्चों। घोड़ों के कारण दूर दराज के शहरों में जानकारी को बांटा जा सकता है। तो पहले इस तरह से मैं यूं व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह नहीं जाते थे, ना ही कुछ ईमेल हुआ करते थे, ना ही इस तरह से पोस्ट ऑफिस सिस्टम हुआ करता था। तो पहले घोड़ों की सहायता से ये सब किया जाता था बच्चों। और वस्तुओं का व्यापार किया जाता था। सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी घोड़ों का उपयोग किया जाता है। घोड़ों का उपयोग किसानों द्वारा अन्न उगाने में भी किया जाता है। तो जिससे क्या होता है, घोड़े क्या होते हैं, काफी मजबूत होते हैं, तो काफी खेती बाड़ी में भी काम आ सकते हैं, क्योंकि वे खेत को अच्छा जोत सकते हैं। मतलब उनके ऊपर बहुत, अगर हम ज्यादा शारीरिक कार्य भी करवाए तो उन्हें इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनका शरीर बहुत ही गठीला होता है और वो इस चीज़ को आसानी से सहन कर सकते हैं और वहन कर सकते हैं। असल में घोड़े इतने शक्तिमान होते हैं, उनकी घोड़ों की शक्ति से किससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो वाहन होते हैं ना, उसमें देखा होगा कि इतने हॉर्स पावर का, इतने हॉर्स पावर का है। तो घोड़े की शक्ति इतनी
आपको पता होना चाहिए कि ज़्यादा है कि वाहनों को भी उनसे जो है कंपेयर करके, उनसे तुलना करके बताया जाता है। वाहनों की शक्ति हॉर्स पावर मापी जाती है, हॉर्स पावर में मापी जाती है। हॉर्स मतलब घोड़ा, पावर मतलब शक्ति। घुड़सवार लोगों ने युद्ध में सदा उन्हें जीता, ठीक है। जिनके पास घोड़े नहीं थे, तो जिनके पास घोड़े थे वो हमेशा किनको जीत लेते थे, जिनके पास घोड़े नहीं थे। तो घोड़ों का बहुत महत्वपूर्ण यहाँ पर किरदार है, क्योंकि घोड़े तेज होते हैं और सैनिकों को ऊंचाई तक ले जा सकते हैं। बहुत तेज होते हैं और किसी लंबी चौड़ी ऊंचाई तक वहां पर वो ले जा सकते हैं। अंत में घोड़े बहुत सुंदर तेज चाल वाल होते हैं तथा बहुत से लोग मौज के लिए भी उन पर सवारी करते हैं। बड़ा ही आनंद आता है घोड़े की सवारी पर। पीठ पर सवार होकर बैठने पर भी वे बाधाओं को लांघकर चल सकते हैं। अगर कोई इंसान उनकी पीठ पर भी बैठा है तो भी वो हर्डल्स के ऊपर से कूद के चले जाते हैं। आपने हर्डल रेसिंग देखी होगी घोड़ों की, तो भी कूद कूद के ऊपर से जाते हैं। तो इस प्रकार से घोड़ों का वाकई में बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। तो इसमें हमसे ये प्रश्न पूछ रहा है, लगभग 5 वर्षों से घोड़ों को क्या किया जा रहा है? मारा जा रहा है, लड़ाया गया है, पालतू बनाया गया है, दौड़ाया गया है? तो इसका उत्तर क्या है? पालतू बनाया गया है। अगला प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि कोई व्यक्ति या वस्तु जो इधर उधर चल फिर सकता है उसे क्या कहते हैं? घोड़े जैसा गतिशील, तेज या मजबूत? तो गतिशील, ठीक है। इसको क्या हो जाएगा बेटा? गतिशील। जो गति करने के लिए अपने आप को समर्थ पाता है वो क्या होता है? गतिशील होता है। निम्नलिखित में से किसके लिए घोड़ों की आवश्यकता नहीं है? गांवों के बीच संचार, बिल्कुल आवश्यकता है। टूटी चीजों को जोड़ना, इसमें घोड़ा क्या कर सकता है बेचारा? ठीक है, कृषि में काम आता है, युद्ध जीतने में काम आता है, लेकिन टूटी चीजों को जोड़ने काम नहीं होता है, नहीं आता है। इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा बच्चों? बी। क्या हो जाएगा बच्चों? बी। हॉर्स पावर से नापी जाती है। हॉर्स पावर से क्या नापी जाती है? कौन सा घोड़ा बलवान है? घोड़े पर कितने लोग सवारी कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। वाहनों की शक्ति, सही जवाब। और बिजली का रूप, नहीं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वाहनों की शक्ति। अंतिम प्रश्न है बच्चों, घोड़ों का सबसे अच्छा वर्णन किससे किया जा सकता है? शक्तिमान, सुंदर, उपयोगी या उपयुक्त सभी? तो सभी के सभी क्या है? इसी घोड़े के वर्णन है। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे, घिरे हुए अंधियारे को अब हम दूर भगाएंगे। ज्ञान की ज्योति जलाएंगे, हम ज्ञान की ज्योति जलाएंगे।